हेलो एस्पायरेंट्स, 24 जैन की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से 18 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है। इन सबको हम डिटेल में देखेंगे। पहली न्यूज आइटम, बजट बिफोर पोल्स गेट्स ग्रीन लाइट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। सो ये बजट जो प्रीपोन हुआ है उस बारे में है कि अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच किया है और इलेक्शन कमीशन को भी अप्रोच किया है, क्योंकि बजट क्लैश हो रहा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के साथ। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ने इनफोर्स लाया है बिकॉज इलेक्शन शेड्यूल्ड है इन 5 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। 5 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस जब शेड्यूल्ड होते हैं उससे पहले मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है। मतलब कि कोई हेट स्पीचेस नहीं होनी चाहिए, कोई मिसकंडक्ट नहीं होना चाहिए। जो कैंडिडेट्स इलेक्शंस के लिए लड़ रहे हैं, जो गवर्नमेंट्स इन पावर है स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, उनको कोई नए स्कीम्स प्रोग्राम्स नहीं अनाउंस करने चाहिए जिसकी वजह से जो इलेक्टोरेट है, वोटर्स है, वो स्वे हो जाए, मतलब वो कंफ्यूज हो जाए या वो अट्रैक्ट हो जाए बिकॉज ऑफ रीसेंट स्कीम प्रोग्राम जो उन्होंने लॉन्च किया है। तो टू हैव एन अनबायस्ड वोटिंग मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट लाया जाता है। तो अपोजिशन पार्टीज ये कह रही है कि जब बजट अनाउंस होगा तो बजट में नए स्कीम्स प्रोग्राम्स अनाउंस होते हैं, तो वो सब वोटर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, जो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर है बीजेपी की तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ये अनबायस्ड वोटिंग नहीं होगी। तो इसीलिए ये बजट को प्रीपोन करना नहीं होना चाहिए, बल्कि बजट को पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शंस के साथ क्लैश हो रहा है। बट गवर्नमेंट ने पहले ही अनाउंस कर दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि वो बजट को प्रीपोन कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस की डेट्स बाद में दी। तो अब ये प्रीपोन इसलिए हुआ है क्योंकि हर साल हम देखते हैं फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में बजट आता है, और फिर वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से बजट सेशन, जो लेजिस्लेचर में जो 2 बिल्स होते हैं, बजट पास करना मतलब 2 बिल्स पास करना होता है पार्लियामेंट को। ये होता है अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल। तो कैसे एक्सपेंडिचर होगा, अप्रोप्रिएट करते हैं वो, और फाइनेंसिंग कहाँ से आएगा, रेवेन्यूज वगैरह जो इनकमिंग है रिसीट्स, वो कहाँ से आएगी। तो ये जो 2 बिल्स पास होते हैं मतलब बजट पास हुआ। अब ये 2 बिल्स पास करने को ज्यादा टाइम लगता है। 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है, पर 1 अप्रैल से पहले मतलब बजट फाइनल हो तो अलोकेशंस हो सकते हैं और फाइनेंशियल ईयर कमेंस हो सकता है। जो अलोकेशंस मिनिस्ट्रीज को वेरियस स्कीम्स प्रोग्राम्स को होती है वो सिर्फ फाइनेंशियल ईयर के लिए ही होती है। मतलब मार्च खत्म हो गया, न्यू फाइनेंशियल ईयर आया, तो उनके पास वो कोई पैसा पुराना नहीं रहता, वो सब फिर से ले लिया जाता है, वो गोज बैक अगेन टू द गवर्नमेंट अगर बच गया हो तो। इसीलिए मार्च रश करके भी एक टर्म होता है। मतलब जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है तब मिनिस्ट्रीज काफी सारे एक्सपेंडिचर करती है इन द मंथ ऑफ मार्च, क्योंकि अब नहीं किया तो पैसा तो अलोकेट तो हुआ है पर स्पेंड नहीं हुआ, इसीलिए वो फिर से गवर्नमेंट को चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, या जो वो मिनिस्ट्री के पास या वो स्कीम वगैरह के लिए वो नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये फाइनेंशियल अलोकेशन जो है इसके लिए वोट ऑन अकाउंट होता था, क्योंकि फाइनेंस बजट तो फाइनल नहीं होता था 1 अप्रैल से। तो इसीलिए वोट ऑन अकाउंट मतलब फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उसके लिए जितना प्रोविजनल अलोकेशन है, मतलब बजट में प्रपोजल्स तो है, वो फाइनलाइज अप्रूव हो गए या नहीं हो गए वो अलग बात है, पर जो प्रपोजल्स है उनके बेसिस पे 1/6 ऑफ द अमाउंट फॉर 2 मंथ्स, वो रेशियो में, वो प्रोपोर्शन में ये अलोकेट किया जाता है टू वेरियस मिनिस्ट्रीज, प्रोग्राम, स्कीम्स, ताकि वो अपना टेम्पररी एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। तो ये प्रोविजन होता है। तो ये वोट ऑन अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर बजट ऑलरेडी रेडी हो बाय 1 अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने पे। तो ये जो रिफॉर्म है गवर्नमेंट ने लाया, ये लाने के लिए, ये इन्फोर्स करने के लिए ही है। तो ये फर्स्ट टाइम होगा कि बजट जल्दी शेड्यूल हो रहा है, 1 फेब को ही बजट अनाउंस होने वाला है। तो अब इसके बारे में जब अपोजिशन पार्टीज, तो ये भी एक वैलिड रीजन है यहाँ पे कि क्यों बजट सेशन प्रीपोन किया जा रहा है, और अपोजिशन पार्टीज के पास भी वैलिड रीजन है। पर सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस फाइल हुआ था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई कॉन्क्रीट बैकिंग नहीं है। जब अपोजिशन पार्टीज कह रही है कि एनुअल बजट विल स्वे द माइंड्स ऑफ द पीपल ड्यूरिंग असेंबली इलेक्शंस, के वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। और फिर दूसरा है इन द इलेक्शन कमीशन, दिस इज नो स्टेट स्पेसिफिक स्कीम सेज इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन के सामने भी सेम केस गया था। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बजट अनाउंस कर सकती है, शेड्यूल उन्होंने कहा है 1 फेब को, पर इट शुड मेक श्योर कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम स्कीम जो ये 5 स्टेट्स जहाँ पे इलेक्शन शेड्यूल्ड है उन स्टेट स्पेसिफिक कोई प्रोग्राम स्कीम अनाउंस ना हो।
अगर ऐसा कुछ प्रोविजन हो तो उसके लिए वोट ऑन अकाउंट हो, बाद में अनाउंस हो, वोट ऑन अकाउंट का प्रोविजन कर सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया अभी फॉर दिस पोल गोइंग स्टेट्स। ऐसा 2009 एडवाइजरी में भी हुआ था, जैसे उसको रेफर करके भी इलेक्शन कमीशन ने ये एक एडवाइजरी दिया है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट बजट कैन बी अनाउंस ऑन 1 Feb, तो वो गो अहेड भी इलेक्शन कमीशन ने दे दिया। अगला न्यूज आइटम है सीबीआई ऑर्डर टू प्रोब अब्यूज ऑफ ऑफिस बाय इट्स फॉर्मर चीफ। सो ये सुप्रीम कोर्ट ने नए चीफ जो अपॉइंट हुए अभी आलोक वर्मा, उनको कहा है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए और इनका काम होगा कि ये इन्वेस्टिगेट करे रिगार्डिंग द एलिगेशंस। जो सीबीआई फॉर्मर डायरेक्टर थे रंजीत सिन्हा, उनके अगेंस्ट एलिगेशंस थे कि उन्होंने इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस जो चल रहे थे सीबीआई के अंडर ऑन कोल ब्लॉक अलोकेशन, उसमें उन्होंने काफी ट्राई किया कि ये इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशंस को मॉडिफाई, करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व है यहाँ पे, वो इसके एलिगेशंस है। क्योंकि एक केस फाइल गया था बाय एन एनजीओ, तो एडवोकेट प्रशांत भूषण इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने विजिटर्स लॉग दिया जो रंजीत सिन्हा के ऑफिशियल रेसिडेंस पे जो लोग ने विजिट किया है, तो उसमें जो कोल ब्लॉक अलोकेशन के जो अक्यूज थे, उन्होंने काफी टाइम विजिट किया है। तो इस बेसिस पे ये केस इनिशिएट किया गया था और चार्जेस आए थे कि गवर्नमेंट इन पावर को भी इंटीमेशन दिया गया, हालांकि सीबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक ऑलरेडी एक पर्सन को अपॉइंट किया था, ही वाज अ फॉर्मर सीबीआई स्पेशल डायरेक्टर, तो एमएल शर्मा, इनको अपॉइंट किया था कि ये लॉग डिटेल्स जो एंट्री है, विजिटर्स डिटेल्स, उनके बारे में और वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करे और अपना कमेंट दे। तो उन्होंने कहा था कि मार्च 2016 में उन्होंने कहा था कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसके लिए नेसेसरी है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इन इफेक्ट लाया है, तो ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का ऑर्डर दिया गया है। तो ये रिगार्डिंग दैट कोल ब्लॉक अलोकेशन भी है। तो कोल ब्लॉक स्कैम जो था वो ये था कि कोल ब्लॉक्स जो अलोकेट होते हैं उनको ऑक्शन से अलोकेट करना चाहिए। ऑक्शन मतलब बिडिंग हो, तो हाईएस्ट बिडर को ये ब्लॉक अलोकेट होगा, पर गवर्नमेंट ने बिडिंग नहीं किया था। सो 2012 में कैग रिपोर्ट में ये एलिगेशन आया कि गवर्नमेंट ने ऑक्शनिंग नहीं किया कोल ब्लॉक अलोकेशन में, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट एक्सचेकर को नुकसान हुआ है। क्योंकि अभी जो रेवेन्यू रिसोर्सेज आए हैं, जो मनी एक्यूमुलेट हुआ है बिकॉज ऑफ सेल ऑफ दीज कोल ब्लॉक्स, वो काफी कम है। अगर ऑक्शन किया जाता तो काफी ज्यादा अमाउंट आता, तो वो एस्टिमेट लगा के कोल ब्लॉक स्कैम टैग ने हाईलाइट किया था। इस बारे में फिर पब्लिश रिपोर्ट में फाइनली कैग ने कहा कि 1.86 लाख करोड़ का लॉस हुआ है बिकॉज ऑक्शनिंग नहीं हुआ था। पीआई फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि जो डीअलोकेशन किया जाए, जो भी 2004 से 2011 तक कोल माइंस अलॉट हुई है, उन सबका डीअलोकेशन किया जाए। तो ये 2012 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। सीबीआई को कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई को कि आप इसमें इंक्वायरी करो, और डायरेक्टर तब रंजीत सिन्हा ही थे 2013 में। तो उनको कहा गया था कि एफिडेविट को, रिपोर्ट को शेयर नहीं करना है पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन ये एलिगेशंस आए कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को कहा गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रॉन्ग एक्शन दिया। बाद में और रिपोर्ट्स आए रिगार्डिंग द विजिटर्स लॉग के रंजीत सिन्हा वाज इन्वॉल्व विथ द अक्यूज्ड इन द कोल ब्लॉक स्कैम। तो इस वजह से ये पूरा अभी केस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अपॉइंट की गई है, वो न्यूज में है। अगला न्यूज आइटम है एक्सटेंड लोधा रिफॉर्म्स टू ऑल गेम्स स्पोर्ट्स पर्सन। तो अराउंड 28 प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन है, ओलंपियंस, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि जैसे लोधा पैनल ने रिकमेंड्स दिए हैं फॉर वो इम्प्लीमेंट हो रहे फॉर बीसीसीआई, वैसे ही वो बाकी स्पोर्ट्स अथॉरिटीज के लिए भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्योंकि वो कह रहे हैं स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में पावरफुल और जिनके पास पैसा है उनके हाथ में चला गया है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन अभी कंट्री में एडमिनिस्ट्रेटर्स रन करते, तो जो स्पोर्ट्स है जिसमें इंडिया काफी स्ट्रॉन्ग था, अब वो काफी वीक हो गए हैं, जैसे कबड्डी, हॉकी, रेसलिंग। तो इसीलिए वो कह रहे हैं रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है। और लोधा पैनल के जैसे रिफॉर्म्स है, 1 स्टेट 1 वोट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्ट्रक्चर इन स्टेट एसोसिएशन, सेम हो स्ट्रक्चर उनका, टेन्योर्स, कितने ड्यूरेशन के लिए ऑफिस बेरर्स पोस्ट पे रहेंगे वो लिमिटेड हो, कूलिंग ऑफ पीरियड हो, मतलब जो तो टेन्योर है उसके बीच में उनको अलाउ ना किया जाए टू हैव एनी पोस्ट, प्लेयर्स को एक वॉइस होना चाहिए इन द एसोसिएशन। तो ये सारे जो रिकमेंडेशन है लोधा पैनल के लिए, वो बाकी स्पोर्ट्स अथॉरिटीज के लिए भी, स्पोर्ट्स एसोसिएशन के लिए भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये उन्होंने अपील किया है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने
रिस्पॉन्स मांगा है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, फ्रॉम द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो वो पूछ रहे सुप्रीम कोर्ट अब कि लोधा रिफॉर्म्स बाकी नेशनल स्टेट फेडरेशन को क्यों नहीं एक्सटेंड होना चाहिए, ये सारे स्टेट स्पोर्ट्स बॉडीज और स्टेट एंटिटीज जो उनकी, उनको एक्सटेंड क्यों नहीं होना चाहिए, इस पे आप अपना रिस्पॉन्स दो। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे लोधा रिफॉर्म्स यहाँ पे भी अदर स्पोर्ट्स बॉडीज के लिए भी इम्प्लीमेंट करना चाहती है। इस न्यूज के साथ इंपॉर्टेंट है जो हम थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी, उन्होंने रेलवेज और जो आर्म फोर्सेस है उनको रिप्रेजेंट करते हुए लोधा पैनल के केस में, बीसीसीआई और लोधा पैनल का जो केस चल रहा है उसमें रिप्रेजेंट, उसमें ही केम टू द कोर्ट और उन्होंने कहा कि ही इज रिप्रेजेंटिंग द आर्म्ड फोर्सेस एंड द रेलवेज जो पब्लिक एंटिटीज है, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज। तो यहाँ पे इनको अभी मेंबरशिप नहीं दिया जा रहा है, इनकी स्टेट एसोसिएशन से उनको वोटिंग राइट्स नहीं दी जा रही है, क्योंकि वन स्टेट वन एसोसिएशन वन वोट हो गया है, तो एसोसिएशन को वोट नहीं है। तो ये मुकुल रोहतगी वो इज अटॉर्नी जनरल, मतलब वो गवर्नमेंट का एडवोकेट है ऐसे। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि लोधा पैनल्स रिफॉर्म्स किस बेसिस पे ला रही है, क्योंकि बीसीसीआई एक प्राइवेट बॉडी है, तो प्राइवेट बॉडी है, इट्स अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो प्राइवेट बॉडी में आप रिफॉर्म्स कैसे ला सकते हैं, आपका जुरिस्डिक्शन कैसे है, ऐसे क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट को पूछे गए बाय द अटॉर्नी जनरल। उन्होंने कहा कि कब से सुप्रीम कोर्ट एक रिफॉर्मिस्ट बॉडी बन गई है, तो ये सारे और जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, पॉलिटिशियंस को मेंबरशिप से बाहर किया गया, तो किस बेसिस पे बाहर किया गया, कौन सा लॉ है जो अलाउ नहीं करता है, तो ऐसे सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट को पूछे गए बाय द अटॉर्नी जनरल। तो अब सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को पूछ रही है कि लोधा रिफॉर्म्स, तो ऑफकोर्स इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट हियर, तो हम देखेंगे आगे क्या इसमें डेवलपमेंट्स होते हैं, तो ये न्यूज में आने ही वाला है फिर से। फिर अगला न्यूज आइटम है डिमार्केट फ्लड प्लेन्स ऑफ यमुना इन आगरा विद इन 3 वीक्स। तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक पैनल ऑफ साइंटिस्ट्स और ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया है फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी अंडर सेंट्रल वाटर कमीशन। तो वो पिलर्स फिक्स करेंगे और यमुना फ्लड प्लेन्स जो आगरा में उनको डिमार्केट करेंगे। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पहले कहा है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और आगरा की अथॉरिटीज ने ये डिमार्केशन सही से नहीं किया है, इट इज इम्प्रॉपर। तो इस वजह से 85% ऑफ द बिल्डिंग्स जो फ्लड प्लेन्स में वो एक्चुअली डिमोलिश हो जानी चाहिए। तो इसीलिए जो एलिगेशंस आए आगरा रेसिडेंट्स के थ्रू भी कि बिल्डिंग्स आ रही है फ्लड प्लेन्स एरिया में, बिल्डिंग्स डेवलप हो रही है, तो वो उसके ऊपर इन्होंने ये साइंटिस्ट को अपॉइंट किया है ताकि पहले फ्लड प्लेन सही तरीके से डिमार्केट हो, फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अपना जजमेंट पास कर सके। तो ये फ्लड प्लेन होता है, मतलब जो रिवर फ्लो होती है उसके एडजॉइनिंग लैंड जो है फ्लैट लैंड, तो जहाँ पे रिवर्स ओकेजनली फ्लडिंग की वजह से यहाँ जो आती है रिवर, तो उस रीजन को फ्लड प्लेन कहा जाता है। तो ये फ्लड प्लेन को डिमार्केशन किया जाएगा अभी। अगला न्यूज आइटम है MOEF challenges NGT's jurisdiction। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने कहा है कि जो हमारा 2016 दिसंबर 2016 का जो MOEF का नोटिफिकेशन था, जिनमें उन्होंने बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कोई भी साइज के हो उनको एग्जेम्प्ट किया था फ्रॉम EIA एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट और प्रायर एनवायरमेंट क्लियरेंस। तो ये चैलेंज किया गया इन द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ये एग्जाम्पशन कैसे दिया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट कह रही है कि NGT का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो ये पेटिशन को एक्सेप्ट कर सके और उसके ऊपर एडजुडिकेट कर सके। तो वो कह रहे हैं कि ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, मतलब जो लॉ बनाया गया है उसमें प्रोविजन होता है कि जो बाकी डिटेल्स है वो एग्जीक्यूटिव बनाएगा, लॉ लेजिस्लेचर बनाएगी, लेकिन इंप्लीमेंट करने में जो बाकी डिटेल्स रूल्स बनाने वो एग्जीक्यूटिव बनाती है। तो ये एग्जीक्यूटिव ने सबऑर्डिनेट हो तो उसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं, तो बाकी डिटेल्स फिल अप करना। तो ये इसीलिए जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है उसमें NGT का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इवन रिसेंट बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को भी हाईलाइट करते हुए कहा कि वहां पे भी कहा गया था कि ट्रिब्यूनल्स हैव नो जुरिस्डिक्शन टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि NGT इसमें ना पड़े। तो अब पता नहीं आगे देखेंगे, अगर न्यूज में फिर से आएगा तो वील गेट द डिटेल्स। अगला न्यूज आइटम है NHRC notice to Airports Authority of India over delayed relief to Dalit families। तो अराउंड 50 दलित फैमिलीज है जिनको
अल्टरनेट अकोमोडेशन अब तक नहीं दिया गया है। तो अराउंड 122 दलित फैमिलीज डिस्प्लेस हुई थी, इनका इवैक्यूएशन हुआ था यहाँ से, क्योंकि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में डेवलप किया जा रहा था, एक्सपांड किया जा रहा था। तो रिहेबिलिटेशन अब तक नहीं हुआ है फॉर अराउंड 59 फैमिलीज। तो उनको रेंटेड अकोमोडेशन में रहना पड़ रहा है, उनके फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे एनएचआरसी ने नोटिस दिया एआई को कि ये डिले क्यों हो रहा है। तो एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट टू अपहोल्ड एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। तो ये जो दलित है वो काफी सारे अथॉरिटीज के पास जा चुके थे और अब फाइनली वो एनएचआरसी के पास आए हैं अपना केस लेकर। तो अब देखेंगे आगे इसमें क्या रिस्पॉन्स आता है। अगला न्यूज आइटम है ग्रेट थियोडोलाइट, a 500 kg device has a tryst with history। तो ये है ग्रेट थियोडोलाइट। जो है थियोडोलाइट एक डिवाइस होता है, टेलीस्कोप अटैच्ड होता है उसपे, जो मैपिंग सर्वेइंग के लिए यूज करते हैं। तो सर्वे ऑफ इंडिया, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वेइंग मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो 1767 में बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पे सर्वे कर रही थी, मैपिंग कर रही थी ऑफ द टेरिटरीज इन इंडिया, ताकि वो इन एरियाज को कंसोलिडेट कर सके, अपना रूल एस्टेब्लिश कर सके। तो सर्वे जो स्टार्ट हुआ था ये वो 1802 से 40 साल तक चला और फाइनली ये अकम्प्लिश हुआ। इवन इसमें माउंट एवरेस्ट भी डिस्कवर किया गया, द हाईएस्ट पीक एज सच। तो ये सारे जो है इनिशिएटिव वो इस ग्रेट थियोडोलाइट से ही पॉसिबल हुए थे। तो वो अभी सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर देहरादून में है, पर प्रेजेंटली जो स्पेशल वर्ल्ड फोरम हो रहा है इन हैदराबाद, तो उसके साइडलाइंस पे ये हैदराबाद में भी पहुंचा है, तो इसीलिए न्यूज में है। तो ये है रिगार्डिंग सर्वे ऑफ इंडिया टू। फिर अगला न्यूज आइटम है सुप्रीम कोर्ट फॉर डेली ड्रग डोजेज रेजिमेन फॉर टीबी पेशेंट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा है कि 9 मंथ्स के अंदर ये जो थ्री टाइम्स अ वीक का डोजेज है फॉर टीबी ड्रग, उसको चेंज किया जाए टू डेली डोजेज रेजिम। तो ये डेली डोजेज अप्रूव किया गया रिसेंटली बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कह रही है कि अगर डेली डोजेज नहीं होगा तो ये ट्यूबरकुलोसिस फिर से आ जाता है और काफी टाइम डेथ्स भी हो जाती है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। सो एक डॉक्टर ने इस केस में पिटिशन किया था और उन्होंने कहा कि जो प्रेजेंट टीबी प्रोटोकॉल है इंडिया में ये इनएडिक्वेट है और ये सिर्फ कॉस्ट कटिंग के लिए है, जिसकी वजह से फिर से टीबी डिजीज भी हो जाती है और डेथ भी हो जाती है, तो ड्रग रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि ये थ्राइस अ वीक डोजेज ना हो पर डेली डोजेज हो, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया है। तो गवर्नमेंट को भी ऑर्डर दिया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट कि ये रिप्लेस किया जाए बाय डेली डोजेज इन 9 मंथ्स। अगला न्यूज आइटम है यूएई सिग्नल्स अ लुक ईस्ट पॉलिसी। तो यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनके जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस है वो चीफ गेस्ट है एट द रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2017। तो इस सेलिब्रेशंस में इवन यूएई का एक मार्चिंग कंटिजेंट पार्टिसिपेट करेगा इन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। तो यूएई मिलिट्री भी मॉडर्नाइज हो रही है काफी ईयर्स से, और इनके ये जो है यूएई इज वन ऑफ द 5 बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर्स इन द वर्ल्ड। तो काफी सारा आर्म्स इंपोर्ट भी कर रहे हैं ये। तो यूएई भी अपना मिलिट्री असर्शन ला रही है इन द इंडियन ओशन रीजन टू, और लुक ईस्ट पॉलिसी भी वो लॉन्च करेगी ऐसे माना जा रहा है, क्योंकि वो ईरान को अपना थ्रेट समझती है इन द वेस्टर्न साइड। तो वो भी चाहती है कि इंडिया के साथ एसोसिएशन स्ट्रांग हो और वो एफर्ट्स डाल रही है इन दिस डायरेक्शन। और यूएई के बारे में और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया कि इवन इंडिया के काफी सारे पॉपुलेशन, काफी सारे लोग यूएई में है। इट इज 30% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन नेशनल्स ग्रुप इन द कंट्री। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो दुबई भी यूएई में ही आता है। तो यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कंप्राइजेस ऑफ 7 एमिरेट्स। ये 7 मोनार्कीज है, तो इट्स एब्सोल्यूट मोनार्की। उसमें से अबू धाबी सबसे बड़ी रीजन है एंड इन टर्म्स ऑफ एरिया भी आप देख सकते हैं। और ये बाकी 6 है जो दुबई, शारजा, फुजैरा, अजमन, उम्मल कुवैन और रसल खैमन। सो ये जो 7 एमिरेट्स है, तो इस पे भी एक बार सवाल आ चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये यूएई के अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस है फिलहाल रिपब्लिक डे में यहाँ पे चीफ गेस्ट है इंडिया में। अगला न्यूज आइटम है
वेंकैया फॉर जियो टैगिंग ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। सो जो यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है वेंकैया नायडू, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो इरेग्युलर होते हैं, जो अपनी अटेंडेंस दे के फिर चले जाते हैं, ऑफिस में अवेलेबल नहीं होते हैं, लेजी होते हैं, उनको डिसिप्लिन करने के लिए और गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए जरूरी है कि एम्प्लॉइज का जियो टैगिंग किया जाए। तो ये ऑन अ एक बेसिस पे, इनिशियल बेसिस पे ये स्टार्ट कर सकते हैं इन द अर्बन ऑर्गेनाइजेशंस, अर्बन लोकल बॉडीज। तो ये उन्होंने सजेशन दिया है एट जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम जो हैदराबाद में हो रहा है। तो ये जियो टैगिंग क्या होता है, मतलब कोई भी मीडिया, इसको जियो कोडिंग भी कहते हैं, कोई भी मीडिया हो, वेबसाइट हो वगैरह, इमेज हो कुछ, उसके साथ एक जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन डेटा भी ऐड किया जाए, मतलब लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड या वो जगह का नाम ऐड किया जाए, ताकि पता चले कि जो है इमेज है या जो भी वो किस लोकेशन पे है। तो इसको जियो टैगिंग कहते हैं। तो ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, ये रिकमेंडेशन आया है। अगला न्यूज आइटम है गवर्नमेंट डिलेज जजेस अपॉइंटमेंट्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इवन द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस JS कहर ने भी फिर से वही बात दोहराई है जो फॉर्मर CJI कह रहे थे कि गवर्नमेंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को डिले कर रही है। तो कॉलेजियम सिस्टम जो फिलहाल टेम्पररीली इन इफेक्ट है, जब तक मेमोरेंडम ऑफ अपॉइंटमेंट्स फाइनलाइज नहीं हो जाता बिटवीन गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी। तो जैसे कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स बिल था, वो तो NJSC बिल वो तो रिजेक्ट हो गया है, पर जुडिशरी ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया, पर वो मॉडिफाई करना चाहते हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, उसके लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फाइनलाइज हो रहा है। पर उस बीच अभी दौरान जो पुराना सिस्टम है कॉलेजियम सिस्टम, वो इन इफेक्ट है। तो जुडिशरी बार बार ये एलिगेशन लगा रही है कि गवर्नमेंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में डिले ला रही है, जिसकी वजह से जुडिशरी फंक्शन नहीं कर पा रही है। तो फिलहाल त्रिपुरा हाई कोर्ट का भी केस है जहाँ पे जजेस नहीं होने की वजह से एक वैकेंसी है, सिर्फ 4 जजेस है वहां पे, और अलग प्रोविजन 4 जजेस के और 3 जजेस की फंक्शनिंग है। तो एक जज ना होने की वजह से उनको काफी दिक्कतें आ रही है। एक पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि टेम्पररी अपॉइंटमेंट किया जाए, अंडर आर्टिकल 224A अलाउड है कि जो हाई कोर्ट जज रह चुके हैं उनको प्रेसिडेंट के कंसेंट से वैकेंसी फिल इन करने के लिए फिलहाल त्रिपुरा हाई कोर्ट में भेजा जाए। तो ये एलिगेशन फिर से आया है कि अब कॉलेजियम तो ज्यादा टाइम नहीं लगाती नेम्स रिकमेंड करने के लिए, पर गवर्नमेंट ये प्रोसेस को डिले कर रही है। तो ये फिर से न्यूज में है। अगला न्यूज आइटम है NK सिंह पैनल सबमिट्स रिपोर्ट ऑन FRBM एक्ट। तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट था 2003 का। तो ये एक्ट इम्प्लीमेंट और फाइनलाइज हो जाना चाहिए था, इसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाने चाहिए थे बाय 2008-9, पर ये हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो अभी ये एक्ट की फिर से जरूरत तो है, जो इनके ऑब्जेक्टिव्स थे वो फिर से लाना जरूरी है। तो ये कैसे रिवाइज किया जाए, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक पैनल एस्टैब्लिश किया था, NK सिंह पैनल, जिसमें इवन द RBI गवर्नर उर्जित पटेल मेंबर थे। तो ये उन्होंने अभी रिपोर्ट सबमिट की है। तो ये 5 मेंबर कमेटी का रिपोर्ट, NK सिंह पैनल का रिपोर्ट अभी आया है। तो ये मई 2016 में अपॉइंट हुआ था और अब रिपोर्ट आया है। रिपोर्ट की डिटेल्स भी हमको पता चलेगी जब न्यूज में आएगा, और इवन बजट अभी अनाउंस होने वाला है तो उसमें भी इसके रिकमेंडेशंस इंक्लूड होंगे, वो भी फुल पॉसिबिलिटी है। तो ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो 2003 का था, उसके अंदर रूल्स बनाए गए। तो उसके अंदर ऑब्जेक्टिव ये था कि रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस किया जाए। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे। तो रेवेन्यू डेफिसिट 0.5% ऑफ GDP से हर साल रिड्यूस किया जाए ताकि 5 साल में ये जीरो हो जाए, और फिस्कल डेफिसिट 0.3% ऑफ GDP से हर साल रिड्यूस किया जाए ताकि वो 3% ऑफ GDP हो जाए बाय 2008-9। ये ऑब्जेक्टिव था अंडर FRBM एक्ट। तो ये आप देख सकते हैं कैसे रिड्यूस करना है और कहाँ तक जाना है। तो ये फिलहाल जो है रिडक्शंस हुए थे, लाइक 2004 से 5, 6, 7 आप देख सकते हैं हर साल, बट यहाँ 2.7 तक पहुंच के 2007-8 में फिर ये इंक्रीज हो गया। तो फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हुआ मतलब कि गवर्नमेंट बोरोइंग्स इंक्रीज हुए। तो फिस्कल डेफिसिट एक्चुअली शोज गवर्नमेंट बोरोइंग्स। तो गवर्नमेंट बोरोइंग्स इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट बोरोइंग हो और स्पेंडिंग हो, वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे जरूरी था। तो इसीलिए गवर्नमेंट बोरोइंग्स इंक्रीज हुए ताकि गवर्नमेंट स्पेंड कर सके, इकोनॉमी में पैसा डाल सके, ताकि मार्केट सेंटिमेंट्स हाई रहे और मार्केट फंक्शन करे। अदरवाइज ग्लोबल स्लो डाउन का फेज था वो। तो ये तो इम्पोर्टेंट था, इसीलिए ये बोरोइंग्स इंक्रीज हुए, फिर से ग्रेजुअली डिक्रीज करने के प्रोविजंस किए गए। फाइनली अभी 3.5 तक ये जाने का है
लग रहा है कि 3.5 तक 2016-17 फाइनेंशियल ईयर में रहेगा। इसको ओरिजिनली FRBM एक्ट के अंदर था टारगेट टू ब्रिंग इट टू 3%। तो अब देखेंगे रिवाइज्ड में क्या फाइनल हुआ है, वो हमको पता चलेगा। अब फिस्कल डेफिसिट एग्जैक्टली समझने के लिए आपको, जब बजट होता है उसमें दो साइड्स होते हैं, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। तो जो रेवेन्यूज होते हैं, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज आते हैं, और रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स भी आते हैं। तो ये रेवेन्यूज है और ये कैपिटल रिसीट्स भी है। तो रेवेन्यू और कैपिटल दो एस्पेक्ट्स होते हैं। तो इवन एक्सपेंसेस में भी नॉन प्लान एक्सपेंसेस, प्लान एक्सपेंसेस कहो, या रेवेन्यू एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स करंट बेसिस पे जो भी एक्सपेंडिचर है उसको रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब लार्ज स्केल पे, हायर अमाउंट में, जो वन टाइम होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रेगुलरली एवरी फाइनेंशियल ईयर लगता है, वैसे होता है, और ये लार्ज अमाउंट, लार्ज चंक होता है। कैपिटल रिसीट्स भी लार्ज अमाउंट में होता है। तो कैपिटल रिसीट्स भी डेट या नॉन डेट रिसीट्स हो सकते हैं। तो जो डेट रिसीट्स होते हैं, मतलब वो लोन लिया गया है, नॉन डेट रिसीट्स होते हैं वो अलग तरीके से भी आ सकते हैं, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह से। तो ये जो डेट रिसीट्स है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बोरोइंग्स या फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का अगर आप डेफिनेशन चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। ये फिर से रिसीट्स और एक्सपेंडिचर बताया गया है, जैसे मैंने बताया, रेवेन्यू और कैपिटल कंपोनेंट्स जो होते हैं, और ये पूरा डिटेल है, आप इसको डिटेल में भी देख सकते हैं। और एक्सपेंडिचर के भी दो साइड्स, रेवेन्यू और कैपिटल। तो एग्जांपल्स दिए गए जैसे यहाँ पे क्या कंप्राइज करते हैं ये। और रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का क्लियर डेफिनेशन है, डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो जो भी बोरोइंग्स छोड़ के बाकी जो है डेफिसिट, उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट मतलब ये बोरोइंग से ये फिल होता है, वो तो बैलेंस होता है रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर थ्रू बोरोइंग्स। तो वो फिस्कल डेफिसिट है कि कितना बोरोइंग रिक्वायरमेंट है वो पता चलता है गवर्नमेंट का। और रेवेन्यू डेफिसिट मतलब रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो करंट बेसिस पे जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें क्या डेफिसिट है। तो रेवेन्यू रिसीट्स कम पड़ती है तो डेफिसिट होगा। तो डेफिसिट मतलब कि आप प्रेजेंट, थोड़े नियर फ्यूचर के लिए भी आपको लोन्स लेने पड़ रहे, डिपेंड हो रहे हैं आप, जो ये रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट करता है। तो यही है, इसीलिए ये जरूरी है। इसको, इसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट के वजह से क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हाइक होता है, तब फिस्कल डेफिसिट सामने आता है, पिक्चर में आता है। और रेवेन्यू डेफिसिट जब गवर्नमेंट के नेट रिसीट्स कम है जो प्रोजेक्ट किया है उससे, तो जनरली रेवेन्यू डेफिसिट आता है। तो FRBM एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे वो यहाँ पे डिटेल किए गए हैं, जैसे कि जो गवर्नमेंट का बोरोइंग्स कंट्रोल में रहे, इवन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है वो ना हो, कि एक्सटर्नल बोरोइंग ज्यादा हो गए तो BOP क्राइसिस भी आ सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए। तो ये सब उसके ऑब्जेक्टिव्स थे कि गवर्नमेंट अपने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखे और रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो कर दे। फिर अगला न्यूज आइटम है सूर्योदय उत्कर्ष एंटर बैंकिंग फ्री। तो सूर्योदय और उत्कर्ष दो माइक्रो लेंडर्स थे, माइक्रो लैंडिंग एंटरप्राइजेस, इनको स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का लाइसेंस दिया गया है। तो सूर्योदय लोकेटेड है नवी मुंबई में और उत्कर्ष है वाराणसी में। 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को अप्रूवल दिया गया था बाय RBI। तो ये लोग ने फंक्शनिंग स्टार्ट किया। इन दोनों ने अभी फिलहाल ही 23 जैन को फंक्शनिंग स्टार्ट किया है, और ये काफी हाई इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। 6% इंटरेस्ट रेट काफी कम बैंक देती है, तो इन्होंने 6% भी दिया, और उससे ज्यादा भी हायर डिपॉजिट्स के लिए वो लोग ऑफर कर रहे हैं, ताकि लोग इनमें अपने अकाउंट्स खोले। तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक क्यों स्टार्ट किए गए, क्योंकि जरूरी था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन लाया जा सके। तो बैंक्स सब जगह पे अवेलेबल नहीं है, बैंक ब्रांचेस वगैरह। तो इसीलिए जो स्मॉल माइक्रो लैंडर्स है, अगर वो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जैसे फंक्शन कर सकते हैं, डिपॉजिट्स ले सकते हैं, विड्रॉवल्स दे सकते हैं, तो ये उनके लिए, और फाइनेंशियल इंक्लूजन लाने के लिए, लोगों को बैंकिंग सिस्टम में इन्वॉल्व करने के लिए मेजर रोल प्ले कर सकता है। तो ये डिपॉजिट्स ले सकते हैं, लोन्स दे सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 75% लेंडिंग जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर को होना है, और मैक्सिमम लोन साइज जो है वो 10% ऑफ कैपिटल फंड्स हो सकते हैं टू अ सिंगल बोरोवर, और एटलीस्ट 50% लोन जो होते हैं वो कम हो, जैसे मिनिमम रखा है मैक्सिमम 25 लाख से नीचे ही हो, ऐसा जरूरी, अप टू 25 लाख हो 50% ऑफ द लोन। तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक से स्मॉल लोन्स देने उनको। तो वही एक लार्ज कॉर्पोरेट्स को वो लेंडिंग नहीं कर सकते। ब्रांच ओपन करने के लिए फर्स्ट 5 इयर्स में उनको RBI अप्रूवल लगेगा, बाद में वो ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं। और फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो प्रमोटर है इन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के, वो बाकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को बैंक के साथ मिंगल नहीं कर सकते, मर्ज नहीं कर सकते, वो बिजनेस करस्पॉन्डेंट नहीं हो सकते कोई और बैंक के लिए। तो ये सारे उनके लिए गाइडलाइंस दिए गए हैं।
तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो 10 जिनको दिया गया था, ये इनमें से ये तो अभी फिलहाल न्यूज में सूर्योदय और उत्कर्ष, तो ये माइक्रो फाइनेंसेस है मेजरली जिनको दिया गया था स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस। अगला न्यूज आइटम है इंडिया रिजेक्ट्स अटेम्प्ट्स बाय ईयू कनाडा फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट। तो ईयू यूरोपियन यूनियन और कनाडा इन्होंने प्रपोज किया है कि एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट हो डब्ल्यूटीओ के अंदर, जिसके अंदर वो लोग चाहते हैं कि आईएसडीएस मैकेनिज्म लाया जाए। तो आईएसडीएस इज इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट, मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है और जो स्टेट है मतलब कंट्री का गवर्नमेंट जो है उनके बीच में जो डिस्प्यूट होती है वो सेटलमेंट का मैकेनिज्म हो। तो ये आईएसडीएस मैकेनिज्म जो ये प्रपोज कर रहे हैं इसके अंदर कंपनीज को अलाउड है कि वो गवर्नमेंट्स को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए लेके जाए विदाउट एग्जॉस्टिंग द लोकल रेमेडीज, के लोकल जो एडजुडिकेशन हो सकता है वो नहीं ट्राई करके डायरेक्टली वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए जा सकते हैं। तो ये प्रोविजन है ये आईएसडीएस मैकेनिज्म के अंदर जो इन दो कंट्रीज ने अपने बायलैटरल अग्रीमेंट में इंक्लूड किया है, और वो चाहते हैं कि डब्ल्यूटीओ के अंदर ये ग्लोबली अप्रूव हो जाए। पर जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे इंडिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, उन्होंने क्लियरली रिजेक्ट किया है कि ऐसा कोई अटेम्प्ट वो लोग अलाउ नहीं करेंगे। तो ये रिगार्डिंग आईएसडीएस है। और दूसरा जो पॉइंट लाया गया है वो है कि इंडिया चाहती है कि ट्रेड फैसिलिटेशन इन सर्विसेज अग्रीमेंट फाइनलाइज हो एट डब्ल्यूटीओ लेवल। तो ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट जो है वो गुड्स के लिए है, तो सर्विसेज के लिए भी ये हो, ताकि जो शॉर्ट टर्म वर्क पर्पसेस के लिए जो स्किल्ड वर्कर्स प्रोफेशनल्स अक्रॉस द बॉर्डर जाके वर्क करते हैं तो उनका इजियर मूवमेंट फैसिलिटेट हो सके, ऐसा इंडिया चाहती है। पर इंडिया ने क्लियर कहा है कि ये दोनों बार्टर सिस्टम या गिव एंड टेक में ये नहीं होने वाला कि आप ये दो हम ये दे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वी आर नॉट गोइंग टू निगोशिएट ऑन आईएसडीएस मैकेनिज्म, वो रिजेक्टेड ही है। उन्होंने कहा है कि बायलैटरल अग्रीमेंट्स में ये डाला जा सकता है पर डब्ल्यूटीओ लेवल पे ये पॉसिबल नहीं है। और फाइनली ईयू से रिलेटेड न्यूज है कि ईयू चाहती है कि इंडिया पहले न्यू बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बीआईटी फाइनलाइज करे ईयू के साथ और उसके बाद फ्री ट्रेड अग्रीमेंट फाइनलाइज होगा। तो ये क्योंकि बीआईटी मॉडल बीआईटी इंडिया ने नया लाया है और जो फॉर्मर बीआईटीज है उनके सबको रीनिगोशिएशन का इनिशिएटिव लिया गया है, इसलिए ईयू चाहती है पहले ये रीनिगोशिएट हो बीआईटी और फिर जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होगा वो फाइनलाइज होगा, जो इंडिया ने भी अग्री किया है। अगला न्यूज आइटम है यूज आधार ई-केवाईसी टू वेरीफाई मोबाइल यूजर्स। तो ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया है कि आधार बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी इज नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन होना चाहिए सारे मोबाइल सब्सक्राइबर्स का। तो जो मोबाइल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स है वो ये इनिशिएटिव ले कि जो एग्जिस्टिंग मोबाइल सब्सक्राइबर्स है वो आधार बेस्ड अपना डिटेल्स प्रोवाइड करे और ये लिंक करे, ताकि जो फ्रॉड्स होते हैं जो सिम्स लिए जाते हैं, जो अभी फिलहाल जो पेपर बेस्ड केवाईसी होता है उसमें काफी सारे डिटेल्स गलत भी होते हैं, काफी टाइम जिनके नाम पे सिम लिए जाते हैं उनको पता भी नहीं होता है कि उनकी डिटेल्स यूज करके सिम लिया जा रहा है। तो ये सारे जो होंगे प्रोविजंस ये इसमें मिनिमाइज किए जा सकेंगे विद द हेल्प ऑफ आधार। तो ये रिकमेंडेशन दिया गया है, पर ये भी ट्राई ने क्लैरिफाई किया है कि ये मैंडेटरी नहीं हो सकता है, ये ऑप्शनल है, पर लोगों को इसके बारे में एनकरेज करना चाहिए कि वो आधार लिंक करें, तो ये उन्होंने कहा है। तो ट्राई आपको पता होना चाहिए ये एक रेगुलेटरी बॉडी है अंडर इट्स एस्टैब्लिश्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द एक्ट इन 1997। तो ये ट्राई काफी सारे इनिशिएटिव्स ले चुकी है, जैसे कॉल ड्रॉप केसेस में काफी न्यूज में थी, इवन फेसबुक का जो इनिशिएटिव था जो नेट न्यूट्रलिटी के अगेंस्ट जा रहा था, जीरो रेटिंग सिस्टम जो था, तो उसके अगेंस्ट भी ट्राई ने अपना जजमेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था और उन्होंने वो रिजेक्ट किया था फ्री बेसिक्स करके जो फेसबुक ने इनिशिएटिव लिया था, क्योंकि नेट न्यूट्रलिटी के वो अगेंस्ट जा रहा था। तो टेलीकॉम सेक्टर रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी नोडल अथॉरिटी है इंडिया में। अगला न्यूज आइटम है व्हाट मैकेरल एंड अ वोल्केनो कैन टेल अस अबाउट क्लाइमेट चेंज। तो ये एक रिसर्च कंडक्ट किया गया है जिसमें साइंटिस्ट ने देखा है कि जो माउंट तंबोरा जो इंडोनेशिया में है ये इरप्ट हुआ था इन 1815। तो इसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज हुआ था तो कूलिंग ऑफ द क्लाइमेट देखा गया था ग्लोबली। 1816 एक साल आफ्टर द इरप्शन वाज कॉल्ड ईयर विदाउट अ समर। तो ये जो कूल क्लाइमेट था इसका इफेक्ट न्यू इंग्लैंड में भी यहाँ देखा गया, जहाँ पे काफी सारा लाइफ स्टॉक फिशेस डेथ्स हो गई, जिसकी वजह से जो मैकेरल फिश थी एक एडिबल फिश है वो सर्वाइव कर सकी और वो फिश एडिबल थी, इसीलिए वो फूड पैटर्न्स भी चेंज हुए इसकी वजह से और ये ज्यादा कंजम्पशन इसका हो गया।
तो ये कैसे क्लाइमेट चेंज और फूड पैटर्न्स लिंक्ड है, फूड सिक्योरिटी लिंक्ड है, और क्लाइमेट चेंज कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं, इसके इफेक्ट्स इन द फ्यूचर कैलामिटीज मिटिगेट कर सके, ये एक लिंकेज हम इससे स्टडी करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके बेसिस पे ये एक रिसर्च था। अगला न्यूज आइटम है नाउ अ वैक्सीन टू गार्ड अगेंस्ट स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज। तो ये एक साइकोलॉजिकल वैक्सीन है। वैक्सीन का फंक्शन करने का तरीका ये होता है कि जो वायरस है जिसके लिए वैक्सीन बनाई जा रही है, तो वायरस को फाइट करने के लिए पहले उसका वायरस का एक वीकेंड वर्जन, बहुत वीक वर्जन बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, तो बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप कर लेती है। फिर जब ये वैक्सीनेशन हो गया, फिर जब एक्चुअली डिजीज स्ट्राइक करती है तो ऑलरेडी बॉडी में एंटीबॉडीज है, इसीलिए वो डिजीज को फाइट कर सकती है। तो ये वैक्सीन का फंडा होता है। तो एक साइकोलॉजिकल वैक्सीन डेवलप किया गया है अगेंस्ट फेक न्यूज। तो साइकोलॉजिकल वैक्सीन ये कोई चीज नहीं है, मतलब लोगों को एक डोज दिया जाए ऑफ फेक न्यूज। तो एक एग्जांपल जैसे यहाँ किया गया कि उन्होंने रिएक्शंस कंपेयर किए लोगों के, कि एक वेल नोन क्लाइमेट चेंज फैक्ट है और एक मिस इन्फॉर्मेशन है, पॉपुलर मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, दोनों दिया गया। तो वो उनके रिएक्शन स्टडी किए गए। उसके बाद जो ये वेल नोन क्लाइमेट चेंज फैक्ट है, उसके साथ एक स्मॉल पार्ट ऑफ फेक न्यूज ऐड किया गया, और लोगों ने ये क्लियरली पकड़ लिया कि ये फेक है। फिर जब उनको एक्चुअल फेक न्यूज दिया गया तो उनको क्लियरली समझ में आ गया कि नहीं, ये एक फेक न्यूज है। तो इसको कह रहे हैं साइकोलॉजिकल वैक्सीन जो डेवलप किया गया है। फेक न्यूज आजकल बहुत न्यूज में है, विथ रिस्पेक्ट टू इवन डोनाल्ड ट्रम्प के जो इलेक्शन विक्ट्री है, वो भी फेक न्यूज काफी तभी सर्कुलेट हुई थी, जिसकी वजह से लोगों के माइंडसेट चेंज होते हैं। इवन पाकिस्तान के रिलेटेड था, पाकिस्तान प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने अपना स्टेटमेंट दिया था ऑन एज अ रिस्पॉन्स टू अ फेक न्यूज, क्योंकि उनको नहीं पता चला कि फेक न्यूज था विद रिस्पेक्ट टू इसराइल, कि इसराइल पाकिस्तान को अटैक करने के लिए प्रिपेयर कर रहा और पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने के स्टेटमेंट्स दी। तो ये एक्चुअली फेक न्यूज था, तो इट कैन बी हाईली डिजास्ट्रियस। तो इसीलिए फेक न्यूज को सेफगार्ड होना भी काफी जरूरी है। तो ये है आज के न्यूज आइटम्स। थैंक यू।